I look forward to meeting with the folks and the new leadership in Pakistan. We'll be doing that in the not too distant future. But I ended the $1.3 billion that we paid like it was water. We just pay it. We want to have a great relationship with Pakistan. But they house the enemy. They take care of the enemy. We just can't do that. वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं जाहिद हुसैन। आज सबसे पहले हम बात करेंगे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की, जिन्होंने बयान दिया है कि अमरीका पाकिस्तान से बेहतर ताल्लुकात चाहता है और वो कोशिश करेंगे कि जल्द ही पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकात करें। मगर साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने पुराने इल्ज़ामात भी दोहरा दिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अमरीका के दुश्मनों को पनाह देता है और फिर क्रेडिट लिया पाकिस्तान की इमदाद बंद करने का। प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो ये नया बयान है, क्या ये सचमुच कोई इंडिकेशन देता है कि पाकिस्तान की तरफ अमेरिका का रवैया तब्दील हो गया है, या ये एक रिवायती प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान है और कल वो अपना फिर से इरादा तब्दील कर सकते हैं और एक सख्त बयान दे देंगे पाकिस्तान के ख़िलाफ़? इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शेरी रहमान साहिबा, जो एक एम्बेसडर हैं पाकिस्तान की वाशिंगटन में और पीपीपी की सीनियर लीडर भी हैं। वेलकम टू द शो शेरी साहिबा। शुक्रिया। हमें ये बताएं कि क्या जो ये प्रेसिडेंट ट्रंप का नया बयान है, इससे आपको लगता है कि कोई एफ़र्ट सचमुच अमेरिका की तरफ से होगा हमसे ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, या एक वो रिवायती बयान है सदर ट्रंप का जो वो कभी देते रहते हैं, कभी उनका मूड अच्छा होता है तो वो पाकिस्तान के हक़ में कोई बात कर देते हैं और बुरा होता है तो वो हमारे ख़िलाफ़ कोई ट्वीट कर देते हैं या तनक़ीद कर देते हैं? देखिए आरिफा, सबसे पहले मैं कहूँगी कि पाकिस्तान के वसीतर मफाद में तो है ये कि अमेरिका जैसे इतने बड़े क़ुव्वत को, इतने बड़ी पावर के साथ रिश्ता एक इस्तवार करना चाहिए, एक हमवार सतह पे रखना चाहिए। ये जो एक्सट्रीम और मतलब बहुत सतह पे ऊपर नीचे जाता है, ये पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होता। बिकॉज अगर आप सुपर पावर को इतना एकदम गुस्सा दिलाएं या वो खुद ही गुस्से में हो तो उसके बहुत ख़तरनाक असरात हो सकते हैं। बेहतर है कि पाकिस्तान कोशिश करे कि ये इवन कील पे रिश्ता रहे। लेकिन आपका सवाल तो ये है कि ये रिवायती बात है या ये कोई स्ट्रक्चरल तब्दीली की अक्कासी कर रहा है। मैं नहीं समझती कि ये दूर रस तब्दीली है, खुशाइन है अगर ऐसा है, लेकिन डेफिनेटली ये तो है कि एक विंडो है, एक खिड़की है मौक़ों की, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, जिसमें पाकिस्तान डेफिनेटली बहुत कुछ कर भी सकता है और अपनी बात कर सकता है, अपना मुकदमा लड़ सकता है। और ये वक्त है करने का, क्योंकि आपने शायद लिंडसे सेनेटर ग्राहम का ट्वीट देखा होगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के लिए फॉर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात की जाए, जो बड़ी मुश्किल काम है, मगर उन्होंने ये शुरुआत की। फिर भी मैं समझती हूँ ये कोई लॉन्ग टर्म चेंज की अक्कासी नहीं है। शेरी, क्या ये कहा जा सकता है, देखें ये तो खैर ट्रंप साहब के जो ट्वीट्स आते हैं उनको संजीदा भी लेना चाहिए क्योंकि सदर की तरफ से आता है, लेकिन बहुत सारे उसमें अभाम भी होते हैं। लेकिन क्या ये लगता यही है कि आज जो सूरत हाल शायद थोड़ी सी उनमें नरमी अचानक आई है या उनके ट्वीट्स जो इतने हार्ड हिटिंग नहीं है, उसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि अफ़गानिस्तान में जो पीस डायलॉग जो है उसमें थोड़ी बहुत जो है एक लिहाज से प्रोग्रेस भी हुई है और फिर पाकिस्तान का एक रोल भी रहा है। तो क्या आप समझती हैं कि इसकी बुनियादी वजह यही है कि जो है कि ट्रंप चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान का कोई पॉलिटिकल सोल्यूशन हो और ज़रूरी है कि पाकिस्तान की भी मदद चाहिए? तो क्या इसकी वजह ये नज़र आती है? देखिए, बिल्कुल पाकिस्तान की शदीद मदद की ज़रूरत है। ज़ाहिर है उसकी भी एक हद है कि पाकिस्तान एक हद तक ही तालिबान की जो बिहेवियर है उन पर असरअंदाज हो सकता है। और दूसरी बात यह कि अमन का जो पूरा एक फ्रेमवर्क बनाना है, जो ढांचा बनाना है, वो आखिरकार अफ़गान हुकूमत ने ही उसकी ज़िम्मेदारी लेनी है। पाकिस्तान ज़ामिन नहीं हो सकता और बग़ैर किसी ज़ामिन के ये एक बहुत मुश्किल काम है। अगर अमेरिका भी एक तरह से फ़रीक भी है वहाँ पे, तो उनको भी ज़मानत लेना मुश्किल है। फिर आपने जैसे कहा कि ट्रंप प्रेसिडेंट की एक दिन कुछ सोच होती है, दूसरी दिन कुछ और, लेकिन इंस्टीट्यूशनल एक वहाँ
जाहिर है कि एक उनको ज़रूरत है, ये एक ज़रूरत की का मौका है, दिस इज़ अ मोमेंट फॉर देम, जिसमें वो समझते हैं कि पाकिस्तान की उनको अशद ज़रूरत है और उन सब की ज़रूरत है जो इस पीस एग्रीमेंट को उनके लिए फाल बना सकते हैं। मगर अच्छा, उसके साथ साथ में और भी मसाइल हैं। एक और भी बात हुई है कि अभी पिछले दिनों प्रेसिडेंट ट्रम्प ने ऐलान किया था कि अफगानिस्तान से भी वो अब फौज आहिस्ता आहिस्ता निकालेंगे और फिर ये भी अंदिया दिया था कि शायद आधे के करीब फौज हट जाएगी। हालांकि पेंटागन ने बाद में उसकी एक तरदीद की थी, लेकिन लगता यही है कि अमेरिका कुछ जल्दी में है कि फ़ौज वहाँ से अफ़गानिस्तान का मामला कोई हल किया जाए। ये आपको लगता है इस किस्म की कि कोई मुमकिन है कि खलीलजाद ने जैसे कहा है कि इस साल तक जो है 2019 तक कोई ना कोई मुआहदा हो जाएगा, आपको लगता है ये मुमकिन है? देखिए, अमेरिका की तवज्जो का दायरा आपको पता है कितना महदूद होता है और एकदम किसी भी वक्त बदल सकता है। इराक़ में जैसे वो 2001 के बाद वो उनके पास वाज़े एक अक्सरियत थी और एक एडवांटेज था अफ़गानिस्तान में जो उन्होंने गंवाया। उसके बाद इराक़ अपनी फ़ौजें भेजकर और फोकस भी हटा लिया। तो ये कहना कि इस साल मुआहदा हो सकता है, देखिए मैं और आप कह दें और चाहें भी, क्योंकि हम चाहते हैं कि अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम हो, अमन हो, लेकिन अमन का ज़ामिन कौन होगा? ये अफ़गान हुकूमत से जो हम कहते थे अफ़गान ओन्ड, यानी कि उनकी तरफ से हर चीज़ बात हो, ताकि जब अमन के मुआहदे में मसले मसाइल खड़े हों, जैसे ख़वातीन के हैं जो कर रही हैं अभी बातें, और फिर आइन अफ़गानिस्तान के आइन की बात है, वो कहाँ तक तालिबान एक्सेप्ट करते हैं। पाकिस्तान इस अमन मुआहदे तक में ज़रूर पेशरफ़ कर सकता है, मदद भी कर सकता है और कायल भी कर सकता है जितनी हमारी क़ुव्वत है उस हद तक, लेकिन उसको टू मेक द अग्रीमेंट स्टिक अगर हो भी जाए और अफ़गानिस्तान की और काबुल की जो अपनी गैर मुस्तहकम हालत है, अपनी हुकूमत की, उनके इलेक्शंस पोस्टपोन होते चले जा रहे हैं, आप देखेंगे कि वहाँ ख़ुद सूरत हाल इतनी घूमगू की कैफियत में रहती है और अशरफ गनी जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं उनका भी टर्म ख़त्म हो चुका है। तो कहाँ तक अफ़गानिस्तान के अपने हालात, उनकी फ़ाइनेंशियल भी, इक़्तिसादी मसले मसाइल भी हैं, फिस्कली वो इंसॉल्वेंट हैं जब तक अमेरिका या कोई डोनर उनको प्रॉप अप ना करे, तो बहुत सारे मसाइल हैं, करप्शन के मसले हैं, वॉरलॉर्ड्स उनके अब फिर खड़े हो रहे हैं। लोग, आपके अपने कॉलम में आता है कि सिविल वॉर का एक पेशखेमा हो सकता है अगर मसले और बढ़े, तो हम चाहेंगे कि ज़ाहिर है पाकिस्तान में सब चाहते हैं कि अमन हो, अफ़गानिस्तान में अमन नहीं हो तो कम अज़ कम एक फ्रैजाइल इस्तेहकाम हो, कमज़ोर इस्तेहकाम भी जंग से, खाना जंगी से बेहतर है। तो ये स्टेट ऑफ अफेयर्स सिर्फ अफ़गानिस्तान गारंटी कर सकता है, पाकिस्तान नहीं उसका ज़ामिन हो सकता। हम यू नो एब्सोल्युटली जी। शरी साहबा, आपने अभी जो शुरू में बात की कि एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए, मगर अगर ये टॉक्स जो हैं ये प्रोग्रेस नहीं करती इतनी तेज़ी से जितनी तेज़ी से सदर ट्रंप चाहते हैं या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन चाहती है, तो क्या उसकी वजह से फिर ट्रंप का जो रवैया है पाकिस्तान की तरफ से वो क्या फिर मज़ीद सख्त हो सकता है? जी, क्योंकि ये लग ऐसे रहा है आपकी भी बातों से और भी बातों से कि जैसे अफ़गानिस्तान के अलावा कोई और ऐसा इशू नहीं है पाक अमेरिका ताल्लुकात के दरमियान इसके अलावा। सो अगर यहाँ ताल्लुकात ख़राब हुए इस पॉइंट पे तो फिर क्या होगा? जी आरिफा, अफसोस से मैं कहूँगी कि ऐसा ही है बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान को जिस जाविये से वो देखते हैं और पाकिस्तान की अहमियत उनकी अफ़गानिस्तान के जाविये से है, ओनली थ्रू दी अफ़गान लेंस। ज़ाहिर है पाकिस्तान की अपनी एक इफ़ादियत है, एक न्यूक्लियर मुल्क है। मैं समझती हूँ ये उनकी फितरी और दानिशमंदाना एक कमी है कि एक इंटेलेक्चुअल डेफिसिट है उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में कि वो पाकिस्तान को सिर्फ इस जाविये से देखते हैं, लेकिन हकीकत इस वक्त यही है। और अगर आपने जैसे पूछा, अगर वहाँ ये अमन मुआहदा कहीं लड़खड़ाया, इसमें सुकून आया और आएंगे और बहुत सारे क्लॉजेस लोग इसमें लेके आ सकते हैं, तब्दीली आए, पाकिस्तान को ही इसका ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा और एकदम ये हो सकता है, ऐन मुमकिन है कि पाकिस्तान फिर वो ब्लेम गेम और डू मोर की एक नेगेटिव सी जो बयानबाजी है
उसमें उसकी जद में ना आ जाए। और ज़ाहिर है ये बहुत ऐन मुमकिन है, क्योंकि माजी में भी आपने देखा है जब उनके अपने फेलियर्स और उनकी अपनी बदउनवानियाँ अफ़गानिस्तान की चाहे हों उनकी हों और सिक्योरिटी फेलियर्स जब होते हैं तो वो फिर पाकिस्तान को फौरी तौर पर उंगली तो पाकिस्तान पर उठ जाती है कि देखिए ये सारी इनकी ज़िम्मेदारी है। तो अपने आप को वो बिल्कुल बरी कर देते हैं हर किसी भी जिम्मेदारी से, और पाकिस्तान के को कठेरे में खड़ा करके अपनी डोमेस्टिक सियासत भी उनको जवाबदेही का इस कायल करती है कि वो बताएं कि उन्होंने 13 साल क्या किया अफ़गानिस्तान में ना। ये सवाल उनसे पूछा जाता है तो दे डंप ऑन पाकिस्तान, फ़ौरन उनका ये जवाब एक नी जर्क रिएक्शन होता है कि जी आप पाकिस्तान को ब्लेम कर लें और अपने खुद बरी जमा हो जाए, अपने हाथ उठा लें। जी बिल्कुल, सारा वो ब्लेम गेम जो है वो पाकिस्तान के हवाले से अमेरिका करते हुए अब काफ़ी अरसा हो गया। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम शहरी रहमान साहिबा से गुफ्तगू जारी रखेंगे जो पीपीपी ने जवाबी हमला किया है मोहम्मद डैम के कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से। स्टे विद अस। साहब का काम ये था कि अगर उन्होंने इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट में उनकी फर्म ने बिड किया हुआ था तो वो वजारती ज़िम्मेदारी कबूल न करती, और अगर वजारती ज़िम्मेदारी कबूल करना ज़रूरी थी तो फिर डेस्कॉन विड्रॉ करती और वो चीनी कंपनी किसी और के साथ जॉइंट वेंचर बनाती। लेकिन अगर आप वजीर भी हों और आपकी अपनी कंपनी जो है वो बिलियंस के ठेके भी ले, फिर आप कहेंगे ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, ये बात कोई नहीं मानेगा। सारे पिक्चर में वो फेडरल गवर्नमेंट जो है अपना काम छोड़ के जेट मुराद वाले इशू पे अगर लग गई है तो उनको उस पर शिकस्त होगी। वेलकम बैक। हम गुफ्तगू कर रहे हैं शहरी रहमान साहिबा से, और अब हम उनसे बात करेंगे पीपीपी की तरफ से जो मुतालबा आया है कि डेस्कॉन को जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है मोहम्मद डैम का उसको नैब को भेज दिया जाए। इसके अलावा भी पीपीपी के जो हमले हैं हुकूमत के ऊपर और जो तनकीद हो रही है पीपीपी की तरफ से, उसमें शिद्दत सी आती चली जा रही है। जी शहरी रहमान साहिबा, जब हुकूमत की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आ गई है कि जो मोहम्मद डैम का कॉन्ट्रैक्ट था वो हुकूमत के पावर में आने से पहले ही डेस्कॉन को दे दिया गया था, तो फिर पीपीपी ये मुतालबा क्यों कर रही है कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है नैब को भेज दिया जाए इन्वेस्टिगेशन के लिए? जी दो बातें आरिफा, शफाफियत पब्लिक लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है, ख़ास तौर से इस एहतसाब के दौर में जो बहुत अहम है। और पब्लिक अकाउंट्स और दूसरी कमिटीज़ का काम यही है, पार्लियामान का काम यही है कि वो जवाबदेही के अमल को एक ठोस किस्म का अमली जामा पहनाएं। तो जब आप इस तरह के इतने बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर सकते हैं, 309 बिलियन डॉलर का नकद ये पूरा डील है, और यकीनन जब इसकी शुरुआत होगी ग्राउंड ब्रेकिंग के बाद ओवर टाइम इसकी पूरी जो समरी है ये बढ़ती चली जाएगी, इसका एक तखमीना बढ़ता चला जाएगा। वो बात अलग कतई नज़र रखते हुए ये मुझे बताएं, अगर पहले भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था तो अफसोस से मैं कहूँगी, और शायद किसी की हम इस तरह गाली गलोच और उंगली नहीं उठाते बेमानी किस्म की बात, लेकिन हम रूल्स कवायद और ज़वाबित की बात करें, प्रोक्योरमेंट रूल्स पाकिस्तान हुकूमत की बात करें तो देखिए इसमें एक मॉरल भी एक बात होती है, एक आप पर जिम्मेदारी होती है, अखलाकी एक जुज़ होता है कि आप देखें, आप केयरटेकर हुकूमत में भी रज़ाक दाऊद मौजूद थे ना, वो आप ख़ुद वहाँ मिनिस्टर थे और आपने कह दिया कि मैं इससे दस्तबरदार हूँ, लेकिन ये छोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। तो और ऐसा हो नहीं सकता कि एक ही बिडर था सिर्फ पूरे मुल्क में जो जॉइंट वेंचर कर सकता था चाइनीज़ फर्म के साथ। ये कोई छोटे मोटे नलके का या तो एक सैलिनेशन प्लांट का तो नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, ये एक बहुत बड़े डैम का कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी नजरें लेकिन आप पूरा मुल्क तो इसका मतलब ये हुआ अपने आप को ही एक सही लेवल पर रखने के लिए, अबव सस्पिशन रखने के लिए और आपको इस पर बहुत केयरफुल होना चाहिए था मेरी नज़र में। और बात उठाई गई है, क्या आप बिल्कुल जायज़ आप ये कहना चाह रही हैं कि जब आप भी हर चीज़ पर सवाल उठते हैं, अगर ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत में होता, समझे इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट किसी मिनिस्टर या उनकी फैमिली पर आता,
तो आप बताएं कैसे होता। आपकी पार्टी का क्या ये मौक़िफ़ ये है कि क्या वो दोबारा बिडिंग हो या जो है इनको रज़ाक दाऊद साहब को उससे हुकूमत से अलहदा हो जाना चाहिए, क्योंकि ये खासा एक तवील अरसे से ये चल रही होगी, ये तो अचानक जो है कोई अवार्ड नहीं हो जाती है कॉन्ट्रैक्ट। और जैसे पहले बात आ रही थी कि जो है वो एक जो नवंबर में इसकी बिडिंग खुली थी, तो अब जो है आपका मौक़िफ़ क्या है, क्या दोबारा बिडिंग हो या जो है ये रज़ाक दाऊद साहब को हुकूमत से अलहदा होना चाहिए कि वो इसका शायद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से? जी बिल्कुल, ये वाज़े मफादात का तजाद है जाहिद साहब, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। इन हालात में बिल्कुल यही मुतालबा है, और अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत में इस तरह होता तो ये तो इन्होंने कंटेनर पे चढ़ के इंसिस्ट कर लेना था। हम गाली गलोच नहीं करते, तो आप लोग कंटेनर पे नहीं आएंगे? नहीं, हम देखिए, हम बदतमीज ब्रिगेड नहीं है, हम जलसा भी करेंगे तो इस तरह की बातें नहीं करेंगे जैसे कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुआ था कि सवाल करने का भी हक किसी को नहीं है, पब्लिक अकाउंट्स को बेतौकीर कर रहे हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमिटीज़ को आप इस तरह उसका मजाक उड़ा रहे हो। किसी भी पब्लिक ऑफिस होल्ड करते हैं और अपना एक ओहदा संभालते हैं तो आप फौरी तौर पर उसी दिन पाकिस्तान की आवाम के नौकर बनते हैं। यू आर पब्लिक सर्वेंट्स, आप बिल्कुल हम सब के बाप के नौकर हैं, सॉरी टू से। बिल्कुल ये जो तकब्बुर आपकी और अपॉलॉजी आपने की है, अपॉलॉजी की है, माफ़ी मांगी है तो मीडिया से मांगी है, आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से माफ़ी मांगनी होगी। जी शहरी साहब, मगर एक बहुत तनकीद इस वक्त ये हो रही है कि ये जो पीपीपी की तरफ से इतने सख्त बयानात आ रहे हैं, या ये जो डेस्कॉन के मामले को भी आपने उठाया है, तो ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि जीआईटी की रिपोर्ट सामने आ गई है और उसके बाद पीटीआई की तरफ से भी बहुत अटैक्स हुए हैं पीपीपी पर भी और सिंध की हुकूमत पर भी। तो इसका आप क्या जवाब देंगी कि ये जो तनकीद है कि आप लोग ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप पीपीपी डिफेंसिव पे है? बिल्कुल, आपका सवाल सराखों पर, लेकिन पीपल्स पार्टी को अपोजिशन का किरदार अदा करना आता है। हम बेशक चाहते हैं कि पार्लियामान फाल हो, हुकूमतें चलें और लोगों को जमहूरियत के कोई सम्राट मिलें, चाहे वो सिलेक्टेड पीएम हो, सिलेक्टेड गवर्नमेंट हो, लेकिन हमने कोशिश की है कि पाकिस्तान को मुश्किल वक्तों से निकालें। इस वक्त जो उन्होंने जारहाना एक अंदाज़ अपनाया है, अगर हम ये सवाल नहीं पूछते और हम अपने आप और अपना दिफा, जैसे सिंध हुकूमत पे हमले कर रहे हैं, मतलब आप क्या चाहते हैं? वन पार्टी रूल चाहते हैं? एक आपके पास हुकूमत नहीं है, उस पर भी कब्जा करना गैर आईनी तौर पर चाहते हैं। और हम अगर ये सवाल उठाएं नहीं तो फिर आप कहेंगे कि हम चुप रहे या कोई डील का इंतजार करें। देखिए, ये सारी बातें सारी पब्लिक डोमेन में हो चुकी हैं और ये ना सिर्फ जिम्मेदारी है वरना हमारा हक बनता है। आप बेशक उसका जवाब दें, लेकिन दे हैव टू गेट यूज्ड टू आंसरिंग द पीपल एंड पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान। शहरी, तो असल में ये तो एक और बात भी नज़र आ रही है कि सिंध की हुकूमत के हवाले से जो पिछले दिनों खासी जो है शिद्दत आ गई थी, तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा गया था गवर्नर रूल, और ये भी कहा गया था हुकूमत मुराद अली शाह साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो आप समझती हैं कि ये जो महाज आ रही है पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ की हुकूमत की, ये क्या शिद्दत इख्तियार करती जाएगी? और एक और बात भी है कि बिलावल भुट्टो की जो है एक बयान आया था कि अगर आसिफ अली जरदारी साहब उनको इजाज़त दे दें तो हुकूमत ख़त्म की जा सकती है। तो इसमें कितनी हकीकत है? भाई, 6-7 मेंबरान की कोalition गवर्नमेंट जब आप बना के बैठते हैं तो आपकी कमज़ोर बुनियाद होती है और इस तरह का रद्द अमल ज़ाहिर है फिर आ सकता है नेशनल असेंबली के हवाले से। जहाँ तक सिंध की बात है, देखिए ये सारे हमले, आप 99 मेंबर्स तो हमारे अपने हैं ना। आप मुझे बताएं कि आप कौन सी कानून के मुताबिक ये काम करना चाहते हैं। दूसरी तीसरी बात मैं कहूँगी कि ये अफसोस से इस वक्त जो रियल इश्यूज़ हैं उससे हम हट के बात कर रहे हैं, क्योंकि इनका मुस्तकिल फोकस एक ही होता है, हुकूमत चलाना। चलिए बेशक आप चलाएं, लेकिन आप कोई इसके सम्राट दें। इस वक्त मुल्क में इक्तिसादी और खारजी बुरहान है और आप बुरहानी कैफियत बढ़ती चली जा रही है, एक गू की इंडिसिशन की कैफियत है। आप लोन पे लोन बायलैटरली बाहमी लेते जा रहे ममालिक से, हाई इंटरेस्ट रेट पे, और अपनी नाअहली पर पर्दा डालने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, इनको अपोजिशन की, बल्कि जाहिद साहब एक मुझे इजाजत दें, अपोजिशन की तो जरूरत ही नहीं है। एक कुल्हाड़ी इनके हाथ में और पैर सामने है।
ये खुद अपनी सबसे बदतरीन ऑपोजिशन बने हुए। हम तो हम तो वो कर रहे हैं जो हमें ये प्लेट पे दे रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया शहरी साहिबा, आपने वक्त और हमसे बात की। नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने की बात हो रही है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजेस की तादाद बढ़ाने का जो इशू है। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने दोबारा कहा है कि ये जजेस की तादाद बढ़नी चाहिए, और उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो ड्राफ्ट बिल जो है वो पेश कर दें पार्लियामेंट के अंदर, और साथ में उन्होंने नाराज़गी का इजहार भी किया है जो ताख़ीर हुई है इस इशू के अंदर। मगर दूसरी तरफ तो जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी है लॉ एंड जस्टिस में, उसके दौरान अपोजिशन मेंबर्स ने एतराज़ किया है और कहा है कि इतनी आसानी से जजेस की तादाद नहीं बढ़ानी चाहिए, और पहले ये देखना चाहिए कि बाकी जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें कितनी तादाद है, और उस प्रोपोर्शन से फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफ़ा करना या नहीं करने का फ़ैसला करना चाहिए। इस इशू पे अब हम बात करेंगे अली ज़फ़र साहब से, जो माहिर क़ानून हैं और फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी हैं। वेलकम टू द शो अली साहब। जी थैंक यू। जी सर, तो आप हमें ये बताएं कि ये जो फैसला होता है कि किसी भी हाई कोर्ट के जजेस की तादाद में इजाफा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके पीछे प्रिंसिपल क्या होता है, और ये फैसला जो है ये चीफ जस्टिस के कहने पे हो जाना चाहिए या कि फिर पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है इसके अंदर? जी मैं आपके दूसरे सवाल का पहले जवाब देता हूँ। इसमें कोई शक नहीं है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट था वो एक कानून के ज़रिए उसमें वो आया वजूद में। 2010 में कानून आया और उसके अंदर उन्होंने उसकी एक ख़ास तादाद उस कानून में रखी कि इतने जज होंगे इस हाई कोर्ट में। अब उसको आगे बढ़ाना, उसको 7 से 10 करना या 12 करना, नंबर को इंक्रीज़ करना, ये सिर्फ पार्लियामेंट का ही काम है। वो पार्लियामेंट ही डिसाइड कर सकता है कि हमने इसको कानून साजी करके उसमें अमेंडमेंट करके कानून में उसको ज़्यादा तादाद बढ़ानी है कि नहीं। इसमें अदालत पार्लियामेंट को हुक्म नहीं दे सकती। ये तो एक बहुत वाज़ेह बात है। जी अली ज़फ़र साहब, एक तो ये बात है कि ठीक है, यहाँ पे तो हर दफ़ा यही बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जजेस की तादाद ज़्यादा होनी चाहिए, जो आज जितने हैं उससे उसी हाई कोर्ट की भी मसला आता है। तो इस्लामाबाद कोर्ट में क्या इतनी ज़्यादा ज़रूरत है कि इस वक्त जो है इस्लामाबाद कोर्ट पे जो है बढ़ाई जाए, क्योंकि ये मसला तो तकरीबन तमाम हाई कोर्ट्स का भी है, सुप्रीम कोर्ट का भी है? जी बिल्कुल, दो आपके सवाल थे। पहला जवाब, दूसरा जवाब तो मैंने दे दिया आपको। ये जो पहला सवाल है आपका कि क्या ज़रूरत है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तादाद बढ़ाने की, वो मेरा अपनी राय है कि बिल्कुल ज़रूरत है। और उसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो जुरिसडिक्शन है, जो जिस किस्म के केस वो ले सकता है, वो पूरे पाकिस्तान पे अप्लाई करते हैं, क्योंकि वो FBI के ख़िलाफ़, वो SCCP के ख़िलाफ़, वो NAB के ख़िलाफ़ जितने भी इदारे जो इस्लामाबाद या फेडरल हुकूमत के साथ जिनका ताल्लुक़ है, वो उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई अगर कोई केस हो तो उसकी समाअत कर सकता है। तो उसकी जुरिसडिक्शन इतनी ज़्यादा है, इतनी वसी है कि हमने देखा एक्सपीरियंस में कि शायद 7 की तादाद जो इस वक्त मौजूद है हाई कोर्ट में, वो इतनी नहीं कि वो सारा काम संभाल सके। हालांकि ओरिजिनली ये ख्याल था कि चूँकि इस्लामाबाद बड़ा छोटी सी टेरिटरी है, इसलिए इसकी जो केसेस होंगे वो उसमें 7 की तादाद बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन चूँकि जब आगे देखा, हमने एक्सपीरियंस किया कि ये ना सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है, बल्कि जहाँ जहाँ फेडरल हुकूमत का ताल्लुक़ है पाकिस्तान में किसी जगह पे भी, वो एक तरह से अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस फाइल किया जा सकते हैं। उसके साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन भी है, यानी कि
जो केस सिविल कोर्ट में पंजाब में चलता है वो डायरेक्टली केस जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चल सकता है कई केसेस में। फिर कंपनी जुरिस्डिक्शन भी उसके पास है। तो बहुत सारी जो उसके पास केसेस हैं उसकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि मेरी नज़र में उसकी तादाद को मद्देनज़र रखते हुए पार्लियामेंट को चाहिए कि जो तादाद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की उसको उसमें मज़ीद इजाफा कर दे। लेकिन फिर ये फ़ैसला पार्लियामेंट ने ही करना है। ये फ़ैसला पार्लियामेंट के लिए अदालत या एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकता। हमारे आइन के तहत ये सारा का सारा जो जिम्मेदारी है और फ़ैसला है वो पार्लियामेंट पे ही है। अली ज़फ़र साहब, ये जो बात की है अपोजिशन अरकान ने, उन्होंने कहा है कि बाकी भी हाई कोर्ट्स को देखना चाहिए कि वहाँ क्या प्रोपोर्शन है। तो जैसे आपने जिक्र किया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 7 जजेस की गुंजाइश है, मगर शायद इस वक्त कम है क्योंकि जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब तो आपको पता है कि वो जा चुके हैं, और जो केसेस की पेंडेंसी है वो 18,000 है। तो इसको आप लाहौर हाई कोर्ट या बलूचिस्तान हाई कोर्ट से किस तरह कंपेयर कर सकते हैं? जैसे लाहौर हाई कोर्ट के अंदर तो पेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगी, मगर वहाँ जजेस की भी तादाद फिर ज़्यादा होगी। ये फैसला करना ज़रूरी है कि आप सबको कंपेयर करें हाई कोर्ट्स को, और उसके बाद देखें कि वाकई ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर ज़रूरत है तो कितने जजेस की ज़रूरत है, और उसके मुताबिक फिर वो जजेस को इंक्रीज़ करें। तो ये कहा जा सकता है अली ज़फ़र साहब कि इस वक्त न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि हाई कोर्ट्स में, दूसरे हाई कोर्ट्स में भी ज़रूरत है कि वहाँ भी जजेस की तादाद बढ़ाई जाए, क्योंकि ये मसला काफ़ी आता रहा है। तो सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बात नहीं है, बल्कि तमाम हाई कोर्ट में भी बढ़ाना चाहिए। जी, बढ़ाना चाहिए। अब सवाल पैदा ये होता है कि इसका जो खर्चे हैं वो अल्टीमेटली वो भी बर्दाश्त करने होते हैं, इसलिए ये सोच समझ के ही फ़ैसला करना पड़ता है। आप ये नहीं कर सकते कि तादाद को एकदम डबल कर दें, क्योंकि फिर ख़र्चा भी डबल हो जाता है। लेकिन आपको फ़ैसला करना होता है अवाम की सहूलत के लिए, अवाम की जो ज़रूरियात हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए, लीगल सिस्टम को चलाने के लिए आपको तादाद इंक्रीज़ करनी पड़ती है। और हमने देखा कि लाहौर हाई कोर्ट आपका एग्ज़ाम्पल लें तो उसका तकरीबन 60 से ज़्यादा शायद जजेज़ हैं जिसकी ज़रूरत है आपको कि वो हर वक्त काम कर रहे हों। तो इस तरह उसको अगर कंपेयर करें आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो फिर 7 की तादाद बहुत कम लगती है। फिर आपको जी लगता है कि इसको यकीनी तौर पे, और चीफ जस्टिस साहब ने दुरुस्त कहा कि एक तरह रिक्वेस्ट की कि इंसाफ की तकाज़े पूरे करने के लिए और लोगों को इंसाफ फराहम करने के लिए इनकी तादाद इंक्रीज़ करें, लेकिन वो रिक्वेस्ट ही हो सकती है, वो कोई हुक्म नहीं हो सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब ने वक्त निकाला और हमसे बात की। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे साबिक फाटा की, जिसकी कंस्टिट्यूंसीज़ की डीलिमिटेशन इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दी है। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे साबिक फाटा की। बकौल इलेक्शन कमीशन के 16 कंस्टिट्यूंसीज़ उन्होंने डीलिमिट कर दी हैं इस एरिया के अंदर जहां अब इलेक्शंस होंगे, मगर उससे पहले अगर किसी को कोई एतराज़ है तो वो 3 जनवरी तक अपने एतराज़ात जो है वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा सकता है। इस इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शौकत यूसुफजई साहब, जो वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। वेलकम टू द शो शौकत साहब। जी बिल्कुल, थैंक यू। जी शौकत साहब, तो ये अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से डीलिमिटेशंस आ गई हैं, 16 जो सीट्स हैं वो आप लोग वहाँ ऐड कर रहे हैं। तो अब आप बताएं कि टाइमलाइन जो है आपकी हुकूमत के ख्याल में क्या होगी, कब तक आप वहाँ इलेक्शंस करवा देंगे? बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि हम तो पहले ही अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि अर्सपल फाटा जो है उसमें काफ़ी काम हो चुका है। सिर्फ डीलिमिटेशन का जो मसला था, और हम ये बार बार कहते रहे कि जी डेट अगर हमें दे दे
इलेक्शन कमीशन, तो हम इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। तो हमारी पार्ट पे जो है वो तकरीबन तैयारी मुकम्मल है और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मई तक ये इंतखाबात जो है वो मुमकिन भी हैं, इंशाल्लाह हो भी जाएंगे। इलेक्शन कमीशन के साथ हम रब्ता करेंगे अब, चूँकि उन्होंने अनाउंस कर दिया है तो उनसे डेट ले लेंगे। और जैसे ये जिस तरह आपने कहा कि कुछ एतराज़ात वगैरह अगर कोई जमा कराना चाहता है तो वो हो जाएगा। वो मरहला मुकम्मल होने के बाद इंशाअल्लाह ताला फिर हम इलेक्शन कमीशन से रुजू करेंगे, उनसे डेट लेंगे और उसके बाद फिर जो नए अज़ला उसके इंतखाबात होंगे। शौकत साहब, ये जो डिलिमिटेशन हुई है उसकी क्या किस उससे बुनियाद पे हुई है? क्या आबादी के लिहाज से हुई है या जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वहाँ पे जो तरीक़ा है उसके तहत हुई है? क्योंकि देख रहा था मैं तो बाज़ जो है पहले जो फाटा के इलाके थे, बाज़ एजेंसियों में 3 सीटें भी हैं और बाद में जिसके कहा जाता था उनकी आबादी काफ़ी ज़्यादा है, नॉर्थ वज़ीरिस्तान की और साउथ वज़ीरिस्तान की, वहाँ निस्बतन कम सीट्स हैं। तो क्या उसकी बुनियाद जो है वो आबादी के लिहाज से रखी गई है? देखिए दोनों चीज़ें हैं ना। आप देखें जो बाजवड़ एजेंसी है, बाजवड़ का जो ज़िला है उसको 3 सीटें दी गई हैं। इस तरह मोहम्मद एजेंसी को 2 दी गई हैं। 3 दी गई तो वो उस वहाँ के जो आबादी और प्लस एरिया के हवाले से भी उसको देखा गया है। और चूंकि ये इलेक्शन कमीशन का अपना एक प्रोसेस होता है, जिस तरह यहाँ पे हुआ है जो सेटल एरिया के, अब चूँकि वो भी अब सेटल एरिया डिक्लेयर हुआ है ना, तो जो रूल्स यहाँ पे वही रूल वहाँ पे अप्लाई हुए हैं। तो इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई वो नहीं है इसमें? मतलब ये तो हल्का बंदियां जो होती है ना, ये तो टोटली इलेक्शन कमीशन के तरह जी। और उसका अपना एक क्राइटेरिया है, आपको पता है कि जो सेटल एरिया के उन्होंने क्राइटेरिया मुकर्रर किया है और वही क्राइटेरिया जो वो वहाँ पे भी अप्लाई किया गया है। शौकत साहब, इलेक्शंस वहाँ करवाना तो शायद मेरे ख्याल में सबसे आसान हिस्सा है इस प्रोसेस का कि साबिक फाटा को आप इंटीग्रेट करें। ज़्यादा मुश्किल जो काम होगा वो तो वहाँ एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सपैंड करना है। उस हवाले से अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है? देखें वहाँ जुडिशरी, पुलिस, ये सारी चीज़ें ज़्यादा अहमियत रखती हैं और ये ज़्यादा मुश्किल काम भी होगा और इसके लिए ऑब्वियसली आपको जब वफाक से पैसे मिलेंगे तो तभी कुछ हो सकेगा। इस पे अभी तक क्या प्रोग्रेस हुई है? देखिए अभी तक तो जो हमारे वहाँ पे मौजूद हैं खासादार लेवीज, उनको अनबोर्ड किया गया है। उनसे कहा गया है कि जी आपको नहीं निकाला जा रहा, आप वो अपने परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे। इसके अलावा जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो उसको पहले पॉलिटिकल एजेंट कहा जाता था, उनको अब डिप्टी कमिश्नर कहा जा रहा है। तो वो सारा का सारा निज़ाम वहाँ मौजूद है अभी भी। लेकिन जो पुलिस का है और जो अदालती निज़ाम है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको पता है कि हाई कोर्ट ने इसको स्ट्राइक डाउन भी कर दिया जो उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, उनसे रिक्वेस्ट की है कि जी हमें कुछ टाइम दिया जाए, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है, काफ़ी मुश्किल मरहला भी है वहाँ पे अदालती निज़ाम लाना जो है। लेकिन उसके लिए तमाम तैयारियाँ भी हो गई हैं, उसके लिए जो इक़दामात उठाने थे वो भी हो चुके हैं। पुलिस के लिए बहुत अच्छा एनवायरनमेंट वहाँ क्रिएट कर दिया गया है। शुरू में वो शायद वो समझते थे कि बल्कि लोग जो प्रोपेगेंडा होता है, स्पेशली वो लोग जो इसकी मर्जर के खिलाफ थे, उन्होंने काफ़ी प्रोपेगेंडा वहाँ किया। शौकत साहब, आप तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है, लेकिन कुछ और लोगों का ख्याल है जो कि वहाँ जाते भी रहे हैं, उसी इलाके से जिनका ताल्लुक भी है, उनका कहना यह है कि उसमें अभी तक कोई अहम पेशरफ्त नहीं हुई है और सूरत हाल जो है वहीं के वहीं है, बल्कि ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो गई है, इसलिए कि जो है पुराना भी कुछ सिस्टम बाकी है और नया सिस्टम पूरी तरह आया नहीं है। तो वो लोगों की तरफ तो ये बहुत ज़्यादा शिकायतें हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से अगर आप सिर्फ एक घर बदल दें ना, अपना मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्ले में घर ले लें, तो वो भी एक हफ्ता डेढ़ तक आपको नया नया लगेगा और उसमें आपको प्रॉब्लम्स नज़र आएंगी। तो ये तो देखें, ये प्रॉब्लम्स तो लोगों को नज़र आ रही है, लेकिन इसके पीछे जो और चीज़ें हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं, जहाँ पे आप देखें कि इस वक्त कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। वज़ीर आज़म साहब ने जो दौरा किया था, मैं उनके साथ था वज़ीरिस्तान में, वहाँ उन्होंने कैडेट कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बड़े हॉस्पिटल्स, अब ये चीज़ें सारी बातें पहले भी होती रही। नहीं, पहले बातें होती रही ना, नहीं हो रही है।
नहीं, बातें पहले होती थी, लेकिन आप मुझे बताएं कि कौन पूरे फाटा में कोई यूनिवर्सिटी है? नहीं है। कोई मेडिकल कॉलेज है? नहीं है। तो ये अभी बनेगा ना, अभी यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोगों को ये चीज़ें। फिर दूसरी एक और चीज़ जो वहाँ पे आप देखें कि कितनी बड़ी बेरोज़गारी है। यूथ जो है फाटा का, उसमें बड़ा पोटेंशियल है। आप देखें कि दो इस वक्त जो है फाटा के दो शाहिद अफरीदी को निकाल के बाकी जो दो अभी आए हैं, शिनवारी और शाहीन, ये फाटा के लोग हैं जिनको थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी मिली और वो उन्होंने कौमी टीम में उन्होंने जगह बनाई। शाहिद अफरीदी तो कराची के बहुत बहुत शुक्रिया शौकत तो ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि उनके लिए बड़ा पोटेंशियल है, इंशाल्लाह आप देखें। जी बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।